नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेमेस्टर नंबर 3 की यूनिट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसकी अगर आप हेडिंग देखोगे दैट टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारे 6 टॉपिक्स हैं। तो इन 6 टॉपिक्स में हमें जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस थे या कहूँ तो बहुत अच्छे फिलोसफर्स थे इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसकी हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले इसमें एरिस्टोटल, देन रॉल्स, देन गांधी एंड देन टैगोर एंड देन नेहरूवियन एंड देयर आफ्टर अंबेडकर। तो बेसिकली ये 6 टॉपिक्स इसमें हमें डिस्कस करने हैं, तो अबाउट देयर थॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज एरिस्टोटल ऑन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। तो इसमें अगर हम देखें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर समझते हैं तो एरिस्टोटल का जो पीरियड था बेसिकली वो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अगर आप चाहो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर आपको कुछ स्पेशल एज चाहिए तो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसको अगर देखते हैं तो इसमें ये चीज मेंशन्ड है कि जो एरिस्टोटल थे वो स्टूडेंट ऑफ द प्लेटो माना जाता है, क्योंकि जो प्लेटो वाज द सोशियोलॉजिस्ट, तो उनके स्टूडेंट थे। एज वेल एज इनको किसका गुरु मानते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, तो एरिस्टोटल वाज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एज वेल एज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ठीक है, देयर आफ्टर जो एरिस्टोटल है उनको कहा जाता है क्या? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जिस तरीके से फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? जेरेमी बेंथम है, सिमिलरली फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली हमने जब अभी तक पढ़ा है वो दो तरीके की रिसर्च पढ़ी है, एक एम्पेरिकल रिसर्च होती है और एक होती है डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ठीक है, तो जो डॉक्ट्रिनल रिसर्च होती है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होती है? वो बेस्ड होती है आपकी ऑलरेडी स्टैब्लिश डॉक्ट्रिन पे। ठीक है, तो जैसे लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, इट इज एन ऑलरेडी स्टैब्लिश डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो उस पे अगर कोई उसको डिटेल में पढ़े, उसके क्रिटिक्स को पढ़े, उसके आने का रीजन पढ़े और वो एग्जैक्टली किस लेवल पे थी उस चीज को पढ़ा जाए तो दैट इज डॉक्ट्रिनल रिसर्च। और जो एम्पेरिकल रिसर्च होती है वो होती है क्या? फील्ड बेस्ड रिसर्च। ठीक है, तो जो फील्ड बेस्ड रिसर्च है वो है एम्पेरिकल रिसर्च। इसका मतलब जो डॉक्ट्रिन्स है उनको सेटिसाइड करके उनकी डॉक्ट्रिन के बेसिस पे जो जनता है, मतलब जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो लोग उस डॉक्ट्रिन को सफर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे लॉ बनाए जा रहे हैं, वो लॉ का क्या इंपैक्ट है रियल वर्ल्ड पे, मतलब इन प्रैक्टिकल सिनेरियो। ठीक है, तो एरिस्टोटल का जो अप्रोच थी वो क्या थी? एम्पेरिकल अप्रोच थी और प्रैक्टिकल अप्रोच थी। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो एरिस्टोटल की जो वर्क है उससे हमें क्या फायदा होता है? उससे हमें क्लासिकल थ्योरीज ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप समझ में आती है। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीजें समझी है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है और सिटीजनशिप क्या है। ठीक है, तो वो चीज का जो फाउंडेशन है, मतलब जो नींव है, वो कैसे है? वो एरिस्टोटल की स्टडीज के बेसिस पर है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको आप अपने वर्ड्स में मेंशन कर लोगे। देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट सब हेडिंग, दैट इज एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो क्या कंसेप्ट है? सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन गिवन बाय द एरिस्टोटल देखें तो क्या है? सबसे पहले सिटीजन क्या है? वो सिर्फ एक रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि एनी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पर एनी पर्सन हु इज बॉर्न इनसाइड द इंडिया, और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप का चैप्टर डील करता है उसमें जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से एनी पर्सन बॉर्न इन इंडिया इज आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये माना जाता है। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको बता रहा हूं ब्रीफ वे में, ये एग्जैक्टली ऐसा आर्टिकल नहीं है, पर एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसके पेरेंट्स ऐसे हैं जो इंडियंस है और उनका बच्चा अगर इंडिया में पैदा होता है या कहीं भी, तो वो क्या होगा? वो इंडियन माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? इंडियन माना जाएगा, मतलब क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर करा जाएगा। पर अगर कोई बंदा है सपोज जॉब पॉइंट ऑफ व्यू पे इंडिया में आके रहता है तो ही इज रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो सिटीजन का मतलब क्या है? वो पर्सन जो सिर्फ रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, प्लस क्या क्या है उसमें? सिटीजनशिप इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट होना चाहिए, तब माना जाएगा कि जो पर्सन यूज कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वो क्या है? वो सिटीजन ऑफ द इंडिया या फिर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री है। ठीक है, देन अब स्टेट के अफेयर में क्या आता है? वोटिंग, जजिंग और होल्डिंग ऑफिस। मतलब क्या है? वो पर्सन एंटाइटल्ड हो टू कास्ट हिज वोट एंड ऑल्सो पॉलिटिकल राइट्स में आता है कि वो बंदा इंटरेस्टेड हो या एंटाइटल्ड हो टू कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, देयर आफ्टर जजिंग मतलब जुडिशियल ऑफिस, एज वेल एज जो स्टेट की पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करना या फिर उसे अपहेल्ड करना। ठीक है, देन उसके बाद होल्डिंग ऑफिस। ठीक है, होल्डिंग ऑफिस वेयर? इन द गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, इन द गवर्नमेंट बॉडी। तो वो बंदा क्या होगा? जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या माने जाते हैं? वो सिटीजन ऑफ द स्टेट या फिर ऑफ द नेशन माने जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सिटीजनशिप इज लिंक्ड विद पॉलिटिकल राइट्स, नॉट जस्ट सिविल और लीगल वंस। ठीक है, तो सिटीजनशिप क्या है? वो पॉलिटिकल राइट से भी लिंक्ड है। तो अगर किसी पर्सन के पास, ऑब्वियसली अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो उसके पास कुछ लीगल एंड सिविल राइट्स होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। पर
अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया भी है तो उसके पास कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी होंगे, जिसमें आता है राइट टू वोट एंड आता है आपका राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, सिटीजनशिप इज रिलेटिव। ठीक है, कैसे? एरिस्टोटल सेज दैट सिटीजनशिप वेरीज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप है वो वेरी करती है। ठीक है, अब किसी स्टेट की कोई कंडीशंस हो सकती है, किसी स्टेट की कोई कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, देन व्हाट मेक्स वन अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी मे नॉट बी सेम इन एन ओलिगार्की और मोनार्की। ठीक है, तो बेसिकली ओलिगार्की और मोनार्की का मतलब क्या है? मोनार्की मतलब वेयर देयर इज अ मोनार्क, मतलब सिंगल रूलर। ठीक है, और ओलिगार्की मतलब जहां पर एक ग्रुप जो है वो रूलिंग कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप की ही चलती है। ठीक है, तो बेसिकली हो सकता है कि कोई कंडीशंस के फुलफिल करने पर कोई पर्सन डेमोक्रेसी वाली जगह पर जो है सिटीजन काउंट करा जाए, पर हो सकता है उन कंडीशंस के बेसिस पर ओलिगार्की और मोनार्की वाले प्लेसेस पर उसको सिटीजन कंसीडर ना करा जाए। ठीक है, ऑब्वियसली क्लियर ही है। ठीक है, देन उसके बाद ये एग्जांपल है, इसको आप देख लोगे एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं, आता है सिटीजनशिप एंड वर्च्यू। ठीक है, तो फॉर एरिस्टोटल अ गुड सिटीजन इज नॉट नेसेसरी अ गुड मैन। ठीक है, ऑब्वियसली देश के नागरिक सब है, पर क्राइम जो कर रहे हैं दे आर ऑल्सो द सिटीजन, पर दे आर नॉट द गुड मैन ऑब्वियसली। ठीक है, बिकॉज गुड सिटीजन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट विच मे और मे नॉट बी वर्चुअस। ठीक है, तो बेसिकली जो गुड सिटीजन है, मतलब जो गुड इंडिविजुअल है, बोलते हैं ना कि हैविंग गुड मॉरल वैल्यूज, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, वो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए सर्व करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है बट इन द आइडियल स्टेट गुड सिटीजनशिप एंड गुड मॉरल कैरेक्टर आर कोइंसाइड। ठीक है, तो बेसिकली तो आइडियल स्टेट कौन सा है? जहां पर गुड सिटीजनशिप और गुड मॉरल कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करे। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ तो आता है एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई करा है, या कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हु रूल्स, मतलब कि जिसका रूलिंग है, जैसे इस समय रूलिंग पार्टी कौन है? ठीक है, तो दैट इज द गवर्नमेंट। ठीक है, देन तो जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो रूल कर रहा है, वेदर दे रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल और इन देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या वो सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं या वो खुद की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? ठीक है, तो फॉर्म में अगर देखें तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले मोनार्की, देन एरिस्टोक्रेसी एंड देन पॉलिटी। ठीक है, ठीक है, ये पॉलिटी का मतलब क्या है? रिपब्लिक। तो मोनार्की का मतलब क्या है? एक रूलर। ठीक है, एक रूलर है, मतलब एक पर्सन है एक्स हु इज द मोनार्क ऑफ सो एंड सो कंट्री, तो क्या है वहां पर? मोनार्की है। ठीक है, और वो क्या है? तो कॉमन गुड के लिए काम करते हैं ऑब्वियसली, यस। एंड देन ये डेरिवेंट किसका है? टेरेनी का, मतलब अत्याचार राज का। ठीक है, देन एरिस्टोक्रेसी, मतलब इसमें रूलर कौन होता है? बेस्ट मैन, मतलब कुछ ग्रुप या फिर कहूं तो दो चार लोग। ठीक है, देन बेसिकली मतलब मोनार्की मतलब सिंगल होता है और ये मोर देन वन होता है, मोर देन वन। ठीक है, देन इसमें भी गुड के लिए काम किया जाता है और ये किसका डेरिवेंट है? दैट इज ऑलिगैर्ची। देन पॉलिटी का अगर देखें, मतलब रिपब्लिक का, तो ये बेसिकली क्या है, इसमें रूलर कौन होता है? मैनी, मतलब मिडिल क्लास लोग जो कि वोट करते हैं टू द रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसमें क्या होता है? गुड के लिए काम करते हैं। एंड जो इसका डेरिवेटिव है, मतलब ये जो रिपब्लिकन कंट्री होती है वो किसकी डेरिवेटिव होती है? डेमोक्रेसी की, इन हिज सेंस मॉब रूल। ठीक है, मतलब जनता का राज। ठीक, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है बेस्ट प्रैक्टिकल गवर्नमेंट को अगर देखें तो पॉलिटी इज द मोस्ट स्टेबल एंड जस्ट सिस्टम बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास अवॉइडिंग एक्सट्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है, यानी कहूं तो जो पॉलिटी गवर्नमेंट है, मतलब जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है? वो बेस्ट होती है। भाई बिकॉज उसमें मेजर लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो कि रिच मतलब वेल्दी और पुअर क्लास को एक्सक्लूड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई वेल्दी है या अगर कोई गरीब है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकता या उसमें अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, या फिर वेल्दी है तो उसका डोमिनेंस रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें मिडिल क्लास मतलब सारे वर्ग के लोग अपना वर्चस्व दिखाते हैं, मतलब अपना जो प्रॉपर उनका पावर है, पावर टू वोट, वो दिखाते हैं और उसके बेसिस पे वोट करके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। ठीक है, देन मिडिल क्लास सिटीजंस आर मोर रैशनल, लेस लाइकली टू बी करप्टेड बाय वेल्थ और नीड। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहा जाता है कि जो पैसे वाले होते हैं वो कभी कभार लालची हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, वो वेल्थ की वजह से करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो गरीब होता है वो कभी कभार जरूरत की वजह से बिक जाता है, तो इसलिए क्या है, वो चीज मिडिल क्लास के साथ नहीं होती, ऐसा मानते हैं। ठीक है, देन
ओरिजिन एंड पर्पस ऑफ द स्टेट क्या है? फर्स्ट, स्टेट एज नेचुरल, मतलब क्या है? एरिस्टोटल बिलीव दैट स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, मतलब वो मैन मेड नहीं है, वो किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो नेचुरल है, ठीक है। देन मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, दैट इज ही कैन ओनली फुलफिल हिज पोटेंशियल इन अ कम्युनिटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक कम्युनिटी में कोई भी इंसान अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। और मैन क्या है? इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स है उसका एक हिस्सा है आदमी बाय द नेचर, ठीक है। देन उसके बाद पर्पस ऑफ स्टेट अगर देखें क्या है? नॉट जस्ट फॉर सर्वाइवल अनलाइक फैमिलीज और विलेजेस बट फॉर गुड लाइफ, ठीक है। तो स्टेट का जो पर्पस है वो सर्वाइवल के लिए नहीं है भाई, सर्वाइवल तो आपका ऐसे भी हो सकता है विदाउट स्टेट, पर जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आपकी लाइफ हो सके गुड, अच्छी हो सके, मतलब बेटरमेंट हो सके विद द टाइम, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो रोल ऑफ द रूलर एंड लॉ अगर देखें क्या है? रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ रूलर एंड लॉ, ठीक। तो इसमें क्या है? अ गुड रूलर गवर्न्स इन द इंटरेस्ट ऑफ रूल्ड नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट, ठीक है। तो एक गुड रूलर की खास बात ये होती है कि जिस पे वो रूल कर रहा है उसके लिए गवर्न करता है, ना कि अपने फायदे के लिए, ठीक है। देन लॉज आर सुपीरियर टू पर्सनल रूल, मतलब जो पर्सनल रूल है उससे सुपीरियर है लॉ। तो आर्टिकल नंबर 14 से अगर आप रिलेट करोगे तो आर्टिकल नंबर 14 टॉक्स अबाउट रूल ऑफ लॉ, जो की बात करता है कि सबके लिए लॉ एक बराबर है, लॉ के ऊपर कोई नहीं, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंट्रल टू ऑर्गेनाइजिंग द स्टेट, ठीक है। तो सेंट्रल है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है, वो क्या है? वो चीज सेंट्रल है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर फॉर्म्स अगर देखें तो प्लेटोज रिपब्लिक, मतलब क्या है? एरिस्टोटल क्रिटिसाइजेस प्लेटोज आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली, saying it undermines personal responsibility and affection, ठीक है। तो कम्युनिस्ट आइडियाज को वो डिनाई करते हैं, कौन? एरिस्टोटल, ठीक है। देन स्पार्टन सिस्टम, दैट इज ही क्रिटिसाइजेस इट्स ओवर एम्फेसिस ऑन वॉर एंड निग्लेक्ट ऑफ पीसफुल लिविंग, ठीक है। तो इनका ये कहना था एरिस्टोटल का कि ओवर एम्फेसिस ऑन वॉर इज नॉट गुड और पीसफुल लिविंग पे ध्यान देना चाहिए। एंड देन डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की बोथ become unjust when they serve class interest not the common good, ठीक है। तो दोनों ही अनजस्ट हैं, दोनों ही चीजें, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे ओलिगार्की हो, दोनों ही चीजें क्या है? अनजस्ट हैं, अनफेयर है, इन केस उनका पर्पस, उनका मोटिव चेंज हो जाए। और मोटिव कैसे चेंज हो जाए? कॉमन गुड से चेंज होकर के कहां चला जाए? क्लास इंटरेस्ट पे अगर चला जाए तो, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर देखें क्या है तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, द मैन इज द पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। देन गुड लाइफ के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, द गोल ऑफ द स्टेट इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। देन मिक्स्ड गवर्नमेंट को भी डिस्कस कर चुके हैं, अ ब्लेंड ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की इज द मोस्ट स्टेबल सीन इन पॉलिटी, मतलब रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और जहां पर डेमोक्रेसी भी हो, ठीक है। देन एजुकेशन, एजुकेशन इज क्रूशियल टू मेक सिटीजंस वर्चुअस एंड कैपेबल ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड, ठीक है। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। देन मॉडर्न रेलेवेंस अगर देखें क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास इन द डेमोक्रेसी, ये मॉडर्न रेलेवेंस है, ठीक है। एंड रूल ऑफ वर्च्यू एंड एथिक्स इन पॉलिटिक्स, ये भी मॉडर्न रेलेवेंस है। एंड देन सिटीजनशिप एज एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नॉट जस्ट लीगल स्टेटस, तो ये भी एक मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है, या कहूं तो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है कि सिटीजनशिप में पॉलिटिकल राइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड देन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये भी एक मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक है। देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल का यहाँ पर थॉट खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है जॉन रॉल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जॉन रॉल्स के बारे में बात करते हैं, किस चीज पर? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर इन्होंने अपने थॉट्स दिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड देखें अगर क्या है तो जॉन रॉल्स का पीरियड ये था, वाज एन अमेरिकन मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है, ये हम जान चुके हैं। देन in a theory of justice, Rawls aimed to reconcile liberty and equality in a fair social contract, ठीक है। तो सोशलिज्म के बेसिस पे, सोशल आइडियोलॉजी के बेसिस पर इन्होंने क्या करा? इन्होंने उस चीज को डिफाइन करा, रिकंसाइल करने की कोशिश करी, किस चीज को? लिबर्टी और इक्वालिटी को, ठीक है, मतलब आजादी और बराबरी, ठीक है। देन ही वाज रिस्पोंडिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म इन विच his view did not respect the separate claims of individual, ठीक है। तो जहां पर इंडिविजुअल के सेपरेट क्लेम्स हैं, मतलब उसके फायदे के जहां पर क्लेम्स है वहां पर उन्होंने उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करी, ठीक है। देन हिज सेंट्रल कंसर्न वाज हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट राइट्स, ड्यूटीज एंड वेल्थ इन अ वे दैट इज फेयर एंड जस्ट, ठीक है।
तो इन्होंने किस चीज की बात करी, राइट्स, ड्यूटीज एज वेल एज वेल्थ, तीनों चीजों को इस तरीके से डिवाइड करने की कि उसका डिवीजन क्या हो, फेयर हो और जस्ट हो, ठीक है, मतलब सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। देन कोर आइडिया क्या है, जस्टिस एज फेयर। तो बेसिकली रॉल्स ने डिफाइन करा कि जस्टिस क्या है, वो फेयरनेस के बराबर है, ठीक है। तो जस्टिस मतलब कुछ नहीं है बल्कि फेयर कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में अगर जस्टिस लाना है तो उनके बीच में फेयरनेस को लियो, ठीक है। देन उसके बाद द ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस को अगर देखें क्या है, तो ओरिजिनल पोजीशन क्या है, अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो वेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू डिसाइड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दैट विल गवर्न द सोसाइटी, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू डिसाइड ऑन, मतलब जब सारे लोग एकजुट हो, एक साथ हो और किस चीज पर डिसाइड करें, ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या होना चाहिए, उस चीज पर जब डिसीजन ले कौन, इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो वो क्या है, दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। देन व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है, इंडिविजुअल्स आर बिहाइंड व्हील दैट हाइड्स ऑल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एक ऐसा पर्दा है, एक ऐसा पर्दा है जिसमें उसके पर्सनल इंटरेस्ट हैं और उसके कॉमन गोल्स हैं, मतलब इंडिविजुअल के कॉमन गोल्स हैं, मतलब जिसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉमन गोल, और जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पर्सनल इंटरेस्ट वाली चीज को छोड़ के, एक पर्दे के पीछे छोड़ के वो चीज सोचते हैं इंडिविजुअल, क्या, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को सोचते हैं, ताकि वो क्या करे, वो गवर्न करे, हेल्प करे गवर्निंग द सोसाइटी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, और इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो इंडिविजुअल है उसके पास नो नॉलेज ऑफ देयर क्लास, जेंडर, रेस, एबिलिटी, रिलीजन और सोशल स्टेटस। जब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आते हैं ताकि वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को रिकॉग्नाइज कर सके, तब वो ना ही अपनी क्लास को जानते हैं, ना ही अपने जेंडर को, ना ही क्लास को, ना ही सोशल स्टेटस को, ना ही रिलीजन को, ना ही एबिलिटीज को, ऐसा किसी भी चीज को वो नहीं जानते, ठीक है। देन दस डिसीजंस मेड आर फेयरली एंड इम्पार्शियली, ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिसाइड होते हैं या प्रिंसिपल टू गवर्न द सोसाइटी जो डिसाइड होते हैं, उस टाइम पर, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वो क्या होता है, वो फेयर होता है और वो इम्पार्शियल होता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, नो वन नोज हिज प्लेस इन सोसाइटी, हिज क्लास पोजीशन और सोशल स्टेटस, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर चूजन बिहाइंड द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का पर्पस ये याद रखोगे कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है, जहां पर आप इग्नोर कर रहे हो किसको, अपने जेंडर को, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एबिलिटीज को, उन सब चीजों को, मतलब अपने फायदे को जब आप इग्नोर कर रहे हो, तो दैट इज द व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। देन उसके बाद टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को अगर देखें तो सबसे पहला क्या है, लिबर्टी प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब क्या है, ईच पर्सन इज टू हैव एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव सेट ऑफ बेसिक लिबर्टीज। मतलब जो बेसिक लिबर्टीज हैं, जैसे हमारा जो आर्टिकल नंबर 19 है वो कुछ बेसिक लिबर्टीज की बात करता है, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सब क्या है, बेसिक लिबर्टीज है, ठीक है। तो बेसिक लिबर्टीज के लिए क्या होगा, हर इंडिविजुअल, हर पर्सन, ईच पर्सन के पास क्या होगा, इक्वल राइट होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस है जिसके परे होकर के सबके लिए इक्वल राइट्स होगा, ठीक है। देन एग्जांपल्स ऑफ बेसिक लिबर्टी अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, कॉन्शियंस, देन राइट टू वोट, देन राइट टू होल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी एंड देन फ्रीडम ऑफ आर्बिट्रेरी अरेस्ट। तो बेसिकली ये अगर हम देखें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसके एस्पेक्ट हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के पहले की बात है, पर अगर हम देखें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से उसको इस तरीके से रिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। देन आता है द प्रिंसिपल हैज प्रायोरिटी ओवर अदर्स, राइट, फ्रीडम कैन नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है। तो राइट और फ्रीडम जो है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता फॉर इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है, किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अब आपको याद रखना है पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि व्हील ऑफ इग्नोरेंस लगा हुआ है तो इसलिए पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा साइड में रखा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद द डिफरेंस प्रिंसिपल एंड फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो दूसरी चीज जो आती है एक्सेप्ट लिबर्टी, तो लिबर्टी के बाद जो चीज आती है वो क्या आती है, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी की बात, तो अगर मैं आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 की बात करूं तो वो बात करते हैं किसकी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल के दो पार्ट्स हैं, पहला फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, सबको बराबरी का मौका मिलेगा इन ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी दैट इज गिवन बाय द स्टेट। पोजीशंस एंड ऑफिसेज should be open to all under condition of fair equality of opportunity, ठीक है। not just formal equality like equality before law, ठीक है। तो फॉर्मल इक्वालिटी की तरह नहीं है, पर ये क्या है, ये सारे
पोजीशंस और ऑफिसेस को ओपन करने की बात करते हैं, मतलब गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, ठीक है। देन सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब एवरीवन मस्ट हैव जेन्युइन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी कैसी कैसी, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की एंड अदर चीजों की, ठीक है, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, तो सबको बराबर और जेन्युइन एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि कागज पे तो काम पूरा है पर एक्चुअलिटी में नहीं है, ठीक है। देन एग्जाम्पल ये देख लोगे आप और इसको मेंशन कर दोगे इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसके बाद आ जाओ तो आता है क्या, द डिफरेंस प्रिंसिपल। इसी का दूसरा पार्ट जो मैंने कहा था दो चीजों में डिवाइडेड है, तो ये फर्स्ट चीज हो गई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देन नेक्स्ट चीज आती है आपकी डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये देख लेते हैं क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड सो दैट दे आर ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द लीस्ट एडवांटेज्ड, ठीक है। तो बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होनी चाहिए उसको इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि वो किस चीज को ग्रेटेस्ट बेनिफिट दे, किसको, जिसको सबसे कम एडवांटेज मिलता हो, ठीक है। तो उसको मतलब एक तरीके से कहूं तो नेगेटिव चीज को इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाए जिसको उसका सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। देन इनइक्वालिटी इज परमिटेड ओनली इफ इट बेनिफिट्स दोज हु आर वर्स्ट ऑफ, ठीक है। तो इनइक्वालिटी सिर्फ तभी परमिटेड है, तभी अलाउड है जब वो क्या करे, वो किसी ऐसे पर्सन को बेनिफिट दे, ऐसे ग्रुप को बेनिफिट दे जिसको सबसे ज्यादा उससे दिक्कत हो रही थी, ठीक है। देन इट इज नॉट अबाउट मेकिंग एवरीवन इक्वल, इट इज अबाउट जस्टिफाइंग इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। तो जो पुअर है, जिसको जरूरत है, उसको पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है, इसलिए इनइक्वालिटी जस्टिफाइड है। जैसे मैं आर्टिकल नंबर 15 को आपको रिलेट करूं या 16 को रिलेट करूं, तो ये दोनों आर्टिकल बने थे किस बेसिस पे, एक बेसिस था इनइक्वालिटी का ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कास्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो ये क्या थी, ये रेलेवेंट सोसाइटी की कंडीशन थी, ये कंडीशन ऑफ द सोसाइटी था, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से इस कंडीशन को खत्म करने के लिए क्या करा, ये आर्टिकल बनाए, ठीक है। फिर इन आर्टिकल में एक क्लॉज डाल दिया गया और उस क्लॉज के तहत क्या कर दिया गया, उसमें ये इनइक्वालिटी अलाउ कर दी गई, ठीक है। और इनइक्वालिटी अलाउ करने के लिए क्या बोला कि वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, एंड प्लस चिल्ड्रन, इन सब के बेनिफिट के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जा सकती है अंडर आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। तो क्या है, ये इस इनइक्वालिटी का यूज किया गया टू अपलिफ्ट दिस कम्युनिटीज, ठीक है। और ये जो इसका मेन प्रोविजन है वो क्या करता है, वो इस इनइक्वालिटी को एबॉलिश करता है, ठीक है। तो मतलब इनइक्वालिटी की यूजिंग किस लिए हुई कि कुछ लोग जिसको उनसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था उसको अपलिफ्ट करा जा सके, ठीक है। देन एग्जांपल देखें, अ डॉक्टर अर्न्स मोर देन अ जैनिटर, this is acceptable if the income motivates skilled individuals to become doctors, ठीक है, and service provided by doctors benefit even the least advantaged, ठीक है। तो जो सबसे लीस्ट एडवांटेज है उसको भी अगर सर्विस का फायदा हो रहा है डॉक्टर की, तो ये अलाउड है, बेनिफिटेड है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ जस्ट सोसाइटी अगर देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इंक्लूड्स पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर सोशल इकोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है वो किस चीज को इंक्लूड करता है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को, प्लस किस चीज को, मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट को। तो जो मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक अरेंजमेंट है उसको इंक्लूड करता है और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। इट मस्ट बी डिजाइन इन लाइन विद रूल्स टू प्रिंसिपल टू इंश्योर फेयरनेस। तो जो दो प्रिंसिपल हमने अभी डिस्कस करे उनके साथ इन लाइन होना चाहिए, उनके साथ ये पैरेलल होना चाहिए, तब जाकर के एडजस्टेबल होगा। देन जस्टिस वर्सेस यूटिलिटेरियन को समझे अगर तो क्या है, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, तो रॉल्स के अकॉर्डिंग ये है, और यूटिलिटेरियन गिवन बाय द बेंथम, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग फोकस ऑन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द मेजॉरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है और इसमें मेजॉरिटी की हैप्पीनेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देन इनइक्वालिटी जस्टिफाइड ओनली इफ इट बेनिफिट्स द लीस्ट एडवांटेज, ये हम अभी समझ ही चुके हैं, ठीक है। एंड देन मे जस्टिफाई सैक्रिफाइसिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है, जो जस्टिफिकेशन है किस चीज की, जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस करने की जस्टिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, प्रिंसिपल्स चूज एंड बिहाइंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस को, ठीक है। नो सच प्रोसीजर फॉर फेयरनेस, तो इसमें प्रोसीजर फॉर फेयरनेस कोई भी नहीं है, ठीक है। देन एम्फसाइज मोर ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इक्वालिटी के प्रिंसिपल को। एंड देन कैन अलाउ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ फ्यू फॉर मेजॉरिटी गेन, ये जो है ये बात करता है किसकी, कि कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हो इफ द मेजॉरिटी इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है।
तो ये चीज है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है क्या, ग्लोबल रेलेवेंस एंड क्रिटिसिज्म। तो उसको देखें तो कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेंथ देखें क्या है, तो प्रोटेक्ट बेसिक लिबर्टीज, तो जो लिबर्टीज जो बेसिक राइट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन ऑफर्स अ क्लियर मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है और उसको मॉरल जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है उसको बताता है। एंड देन इनकरेज फॉर फेयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो जो फेयर इंस्टीट्यूशंस है उसको इनकरेज करता है। अब उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले लिबर्टेरियन, मतलब रॉल्स वायलेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रायर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने क्या करा, अपने प्रिंसिपल के थ्रू क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें मान लो मेरा कोई पैसा है तो ऑब्वियसली अगर वो किसी और को दिया जा रहा है विदाउट माय कंसेंट, विदाउट माय परमिशन, तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टी राइट्स को हिंडर करता है। तो दैट इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। देयर आफ्टर फेमिनिस्ट स्कॉलर, मतलब क्या है, रॉल्स इग्नोर्स जेंडर रोल्स एंड जस्टिस विद इन द फैमिली, ठीक है। तो विद इन द फैमिली की बात इन्होंने कभी करी नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी की बात करी। एंड देन कम्युनिटेरियंस, मतलब रॉल्स थ्योरी इज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड इग्नोर्स कम्युनिटी वैल्यूज एंड कंटेक्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख दिया था व्हील ऑफ इग्नोरेंस में, तो कम्युनिटी वैल्यू और इंटरेस्ट को इन्होंने इग्नोर कर दिया। एंड देन ग्लोबल जस्टिस क्रिटिक्स, रॉल्स फोकस ऑन नेशनल लेवल निगलेक्टिंग इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो रॉल्स की जो थ्योरी थी वो किस पे थी, नेशनल लेवल पे थी, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज है उसको निगलेक्ट कर दिया उन थ्योरीज ने, ठीक है। देन आगे चलते हैं तो आता है एप्लीकेशन इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो रॉल्स का जो आइडिया है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, वेलफेयर प्रोग्राम को, ताकि जो पुअर है उसका अपलिफ्टमेंट हो सके। देन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अफर्मेटिव एक्शंस एंड रिजर्वेशंस, ये मैंने आपको आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 के थ्रू समझा दिया प्रॉपर तरीके से। एंड देन पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है समरी चार्ट ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली ये समरी चार्ट है, क्विक रिवीजन बिफोर योर एग्जाम्स। इसको एक बार आप देख लोगे वीडियो पॉज करके फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। देन आ जाओ द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। तो यहाँ पर जॉन रॉल्स का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गांधीज कंसेप्ट ऑफ स्टेट, स्वराज एंड नेशनलिज्म, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर ये टॉपिक हम देखें तो इसमें आता है गांधी जी के जो कंसेप्ट थे रिलेटेड टू द स्टेट, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या है कि जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनके जैसे गांधी जी की थिंकिंग नहीं थी, वो जस्टिफाइड द स्टेट एज नेसेसरी कोऑर्डिनेटिव अथॉरिटी। तो जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनका ये कहना था कि जो स्टेट है वो क्या है, वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो एक कोर्जन का काम करती है। मतलब जैसे होता है ना कि फ्री कंसेंट के साथ लोग अगर काम करें तो सबसे बेस्ट होता है, पर अगर इन केस वो नहीं करते तो स्टेट क्या है, उनके ऊपर एक डेटरेंस, एक फियर इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेड बाय लॉ उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। पर गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था। तो गांधी जी व्यूड द मॉडर्न स्टेट एज इनहेरेंटली वायलेंट एंड मॉरली करप्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर फीचर्स देखें गांधी जी के तो वो क्या है, सबसे पहले आता है द स्टेट एज नेसेसरी एविल, ठीक है। तो मतलब एविल का मतलब जो चीज बैड इन नेचर है, पर नेसेसरी लगा दिया तो इसका मतलब वो चीज जरूरी भी है, खराब भी है पर जरूरी भी है, बुरी भी है पर जरूरी भी है, ठीक है। देन गांधी जी बिलीव द मॉडर्न स्टेट रिलाइज ऑन फोर्स, पुलिस, मिलिट्री, लॉज बैक्ड बाय पनिशमेंट, ठीक है। तो जो हम लोगों ने अगर आप लोगों को सोशियोलॉजी की डेफिनेशन याद हो, जिसमें ऑस्टिन ने डिफाइन किया था किसको, लॉ को डिफाइन किया था एज लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से गांधी जी ने भी क्या कहा कि जो फीचर्स ऑफ द स्टेट हैं वो किस तरीके से है, नेसेसरी इविल है, मतलब जिसमें पुलिस है, मिलिट्री है, लॉज है, जो कि बैक्ड बाय द पनिशमेंट है, ठीक है। तो जो रिलायंस ऑफ द स्टेट है, मतलब स्टेट की जो पावर्स है किस पर रिलाई कर रही है, ऑन द फोर्स, ठीक है। और फोर्स का मतलब क्या है, पनिशमेंट, ठीक है, ये आप याद रखोगे। देन आगे चलते हैं। He feared that this creates dependency, dehumanization and moral decay, ठीक है। तो इनका मतलब ये था कि इनको इस चीज का डर था कि विद टाइम क्या होगा, विद टाइम डीह्यूमनाइजेशन होगा, मतलब इंसानियत खत्म होगी, साथ ही साथ मॉरल डीके होगा, लोगों की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो खत्म होंगी, एज वेल एज डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी एक दूसरे के ऊपर। मतलब डिपेंडेंसी इस सेंस में रिगार्डिंग फोर्स कि मतलब एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए मॉरलिटी काम नहीं आएगी बल्कि फोर्स और डेटरेंस काम आए, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो सेकंड चीज आती है दैट इज मिनिमल स्टेट आइडियल। मतलब क्या है, गांधी प्रेफर्ड अ स्टेटलेस सोसाइटी वेयर वॉलंटरली कॉपरेशन, सेल्फ रूल एंड मॉरलिटी गाइड द कंडक्ट, ठीक है। तो जिस तरीके का हर किसी इंडिविजुअल का एक ड्रीम एम होता है कि हमारी सोसाइटी कैसी हो, हमारी सोसाइटी ऐसी हो जहां पर डेटरेंस की जरूरत ना हो, हमारी सोसाइटी ऐसी हो जहां पर फोर्स की जरूरत ना हो, जहां पे कोर्जन की जरूरत ना हो, ठीक है। तो सिमिलर एजम्पशन उनका भी था कि अगर
स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए और लोग कैसे काम करें, वॉलंटरली कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, सेल्फ रूल जिसको स्वराज कहा जाता है वो हो, ठीक है, साथ ही साथ मॉरलिटी हो जिससे क्या हो, कंडक्ट जो है, जो लोगों का कंडक्ट है, जो एक्टिविटीज है वो उस तरीके से गाइड हो, ठीक है। देन उसके बाद he envisioned the diminishing of state functions in favor of village level self governance, ठीक है। तो जो विलेज लेवल सेल्फ गवर्नेंस है उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। देन उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी मतलब क्या है, विलेज रिपब्लिक्स। हिज आइडियल स्टेट इज डिसेंट्रलाइज्ड कंपोज्ड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट ऑटोनोमस विलेजेस, ठीक है, जिसको ग्राम स्वराज बोला उन्होंने कि जहां पर जो विलेजेस हैं वही सेल्फ सफिशिएंट है, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। मतलब जो इंडिया की डिपेंडेंसी है वो बाहर पे जाने के बजाय देश के अंदर जो विलेजेस हैं उस पर होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद गांधी कंसेप्ट ऑफ स्वराज, इसको अगर देखें, स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। तो स्वराज का मीनिंग क्या है, सेल्फ रूल, स्व और राज, ठीक है। अगर हिंदी में इसको बाइफिकेट करें तो सेल्फ रूल जिसको कहते हैं। बट गांधी गेव इट डीपर मॉरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। कैसे, तो सबसे पहले समझते हैं एंड ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन, क्योंकि इससे पहले जब गांधी जी का एरा था उस टाइम पर क्या था, जो इंडिया था वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। तो उस केस में जो स्वराज का इंटरप्रिटेशन निकाला गया वो इस तरीके से निकाला गया कि जो कॉलोनियल रूल है उसको खत्म कर, ठीक है। देन दिस वॉज नॉट इनफ फॉर गांधी। उसके बाद आया क्या, मॉरल और स्पिरिचुअल स्वराज, ठीक है। तो पहले क्या था, देश के लिए स्वराज मतलब पॉलिटिकल स्वराज, ठीक है। फिर मॉरल या फिर स्पिरिचुअल स्वराज कि आप खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। देन तो इनके अकॉर्डिंग रियल स्वराज विल कम नॉट बाय एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू बट बाय एक्विजिशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ऑल टू रेजिस्ट द अथॉरिटी व्हेन इट इज अब्यूज्ड, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि स्वराज कब आएगा, स्वराज तब नहीं आएगा जब अथॉरिटी को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करने लगे, बल्कि स्वराज तब आएगा जब जो अथॉरिटी में काम कर रहे हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए, उनको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी किसमें है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में है, तब आएगा स्वराज, ठीक है। देन गांधी व्यूड स्वराज एज पहला सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। देन एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू गवर्न देमसेल्फ, ठीक है। देन मॉरल अवेकनिंग ऑफ पीपल। उसके बाद नॉट जस्ट रिप्लेसिंग ब्रिटिश रूलर्स इंडियन वंस बट ट्रांसफॉर्मिंग द सोल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो जब आत्मा का परिवर्तन होगा तब स्वराज होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये पॉइंट्स तो पढ़ते ही क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंपोनेंट्स अगर देखें क्या है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल एस्पेक्ट अगर देखें क्या है, तो सेल्फ कंट्रोल, एथिकल लिविंग, रिजेक्शन ऑफ ग्रीड एंड मटेरियलिज्म, ठीक है। तो लालच से दूर, ठीक है, एथिकल लेवल पे सोचना और सेल्फ कंट्रोल, दैट इज द पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द स्वराज। देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर देखें किसका, स्वराज का, तो सेल्फ रिलायंस, विलेज इंडस्ट्रीज एंड खादी, ठीक है। तो मतलब सारा इकोनॉमी खुद ही रेगुलेट करना, मतलब विद इन द कंट्री, तो दैट इज इकोनॉमिक लेवल स्वराज। उसके बाद देखें तो पॉलिटिकल लेवल स्वराज क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो अहिंसा एज वेल एज डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो दैट इज पॉलिटिकल स्वराज। उसके बाद सोशल स्वराज अगर देखें क्या है, तो एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी एंड कम्युनल हार्मोनी, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद दिला दूं कि गांधी जी का जो एस्पेक्ट था वो कास्ट सिस्टम जो था हमारा, उसको क्या करना था, उसको रिकंसाइल करना था, ठीक है। रिकंसाइल करना इन द सेंस ऑफ किसके, पहला जो अनटचेबिलिटी थी इंडिया में उसको एरेडिकेट करना, खत्म करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना और कम्युनल हार्मोनी, जो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो टेंशन होती थी, कम्युनल टेंशन, उनको खत्म करना, ठीक है। देन ग्राम स्वराज को अगर देखें क्या है, जिसको बोला जाता है क्या, विलेज स्वराज, ये हम समझ चुके हैं। गांधी मॉडल ऑफ सेल्फ रूल, ऑब्वियसली गांधी जी का यह कहना था कि जो विलेज है उसको सेल्फ कैपेबल होना चाहिए टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन, ठीक है। देन ईच विलेज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर्स, ठीक है। तो खुद का अफेयर विलेजर्स खुद मेंटेन करें और मैनेज करें। देन लोकल प्रोडक्शन, शेयर्ड रिसोर्सेज एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो लोकल प्रोडक्शन होगी, रिसोर्सेज शेयर होंगे एंड जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव होगा, मतलब विलेज लेवल पे सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन ये एग्जांपल है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड उसके बाद आगे चलते हैं गांधी कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। अब हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, अब लास्ट जो गांधी के एस्पेक्ट में आता है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या समझ लेते हैं कि गांधी नेशनलिज्म वाज एथिकल, इंक्लूसिव एंड नॉन वायलेंट, ठीक है। तो ये हमें डे वन से पता है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो उनके नेशनलिज्म में क्या होगा, पहले तो नॉन वायलेंस, देन इंक्लूसिवनेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, जो जो लोग हैं उन सबको इंक्लूड करना, एंड देन एथिकल लेवल की नेशनलिज्म, ठीक है। देन उसके बाद एलिमेंट्स अगर देखें क्या है, तो एंटी इंपेरियलिज्म मतलब क्या है, फॉर्मली अपोज ब्रिटिश कॉलोनिज्म
बट थ्रू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का ये अपोजिशन करते थे नेशनलिज्म को इंटीग्रेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पर किस तरीके से? नॉन वायलेंस के थ्रू। ठीक है, देन उसके बाद इसमें ये जो मूवमेंट है सत्याग्रह मूवमेंट, ये आप मेंशन करोगे। उसके बाद आता है ही बिलीव्ड ट्रू फ्रीडम मेंट फ्रीडम फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल डोमिनियन एंड इंटरनल ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो रियल फ्रीडम है वो दो लेवल पे है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे? इंटरनल ऑपरेशन, खुद को दबाने, मतलब अपने लोगों को दबाने से बेहतर है कि आप सामने वाला जो आप पे रूल करा उसको दबाओ। ठीक है, एंड देन एक्सटर्नल डोमिनेशन को भी खत्म करना, तो होगी एग्जैक्ट फ्रीडम। देन उसके बाद इंक्लूसिव एंड प्लूरिस्टिक अप्रोच देखते हैं। गांधी नेशनलिज्म इंक्लूडेड ऑल कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एटसेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? सेक्युलर। तो गांधी जी का जो नेशनलिज्म था वो कैसा था? सेक्युलर इन नेचर था, जहां पर कम्युनल टेंशन जीरो था, जहां पर आप अपने धर्म को पालन कर सकते हो, उसमें कोई भी अपोजिशन नहीं है, सेम रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, देन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र और कम्युनल नेशनलिज्म। ठीक है, तो इन्होंने जो एक रिलीजन बेस्ड डिवीजन था उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ तो कल्चरल नेशनलिज्म को देखते हैं। तो क्या है? वैल्यूड इंडियन सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एंड विलेज लाइफ। ठीक है, तो जो बोला जाता है ना कि द रियल इंडिया, जैसे पंचायत में भी कई बार इस वर्ड को यूज किया गया है, द रियल इंडिया। ठीक है, तो जो रियल इंडिया है वो किस चीज में है? पहला जो इंडियन सिविलाइजेशन है, स्पिरिचुअलिटी ऑफ द रियल ट्रेडिशंस, एंड देन लैंग्वेजेस एंड द विलेज लाइफ कंटेन्स द रियल इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद emphasized इंडियन वैल्यूज नॉट फॉर सुपीरियोरिटी बट फॉर रिफॉर्म एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो इंडियन वैल्यूज थी उसको सुपीरियोरिटी के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया, पर कि किस लिए किया? कि उसमें रिफॉर्म हो और उसकी एक आइडेंटिटी बने। ठीक है, देन नॉन वायलेंट नेशनलिज्म को देखें अगर, जिसको अहिंसा बोला जाता है, नेशनलिज्म शुड नॉट बिकम अग्रेसिव और एक्सक्लूजनरी। ठीक है, तो जहां पर एग्रेसिवनेस आ जाए, यहां पर आर्म्ड एग्रेशन आ जाए, तो वो चीज गांधी जी को मंजूर नहीं थी। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ही रिजेक्टेड वायलेंस इवन इन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, ये हम समझ ही चुके हैं। देन कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म, इसको समझ लेते हैं। गांधीज अप्रोच वाजंट ओनली पॉलिटिकल एजिटेशन लाइक नॉन कॉपरेशन, सिविल और डिसोबीडियंस, बट नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा था अबाउट गांधी जी एंड अबाउट द मूवमेंट्स दैट गिव इंडिया फ्रीडम, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि पहले क्या हो रहा था, लोग डिवाइडेड थे। ठीक है, जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था उसमें लोग डिवाइडेड थे, इस वजह से वो हार गए। ठीक है, जब गांधी जी आए तब उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, उन्होंने लोगों को यूनाइट करा, उनसे लोग जुड़े और वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में लोगों को कनेक्ट करते थे। ठीक है, देन उससे क्या हुआ, जब नेशन बिल्डिंग हुई तब जाकर के जो मूवमेंट्स हुई उसका एक इम्पैक्ट अलग हुआ ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, देन इसमें क्या किया इन्होंने? सबसे पहले प्रमोशन ऑफ खादी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, वुमेन्स अपलिफ्टमेंट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये काम इन्होंने करा फॉर कंस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म, मतलब जहां पर लोग एकजुट रहे। ठीक है, देन उसके बाद समरी टेबल आ जाती है, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्टेट, देन स्वराज, उसके बाद ग्राम स्वराज। ठीक है, देन नेशनलिज्म, उसके बाद नॉन वायलेंट का कंसेप्ट। ठीक है, देन आगे चलते हैं, फिर आ जाता है सत्याग्रह, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है रिलेटेड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो आप चाहो तो आप एक बार इसको देख लो, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, पर आप अगर उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मेंशन करते हो, ऑलरेडी हम काफी कंटेंट जो है डिस्कस कर चुके हैं अबाउट गांधी जी। ठीक है, देन ये चीज आप एक बार देख लो, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपका एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पर खत्म होता है, तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे मेंशन करोगे तो मच बेटर है, नहीं करते तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होगी। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर देखें क्या है, तो यूटोपियनिज्म। ठीक है, दैट इज क्रिटिक्स आर्ग्यू विलेज रिपब्लिक्स आर अनरियलिस्टिक इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो मॉडर्न जमाना है उसमें जो विलेज का रिपब्लिक है, मतलब इन्होंने बोला था ना कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, विलेज लेवल पे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और विलेज लेवल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, तो उनका ये कहना था, जो क्रिटिक्स थे, कि जो मॉडर्न टाइम है उसमें विलेज का जो रिपब्लिक है वो चीज मॉडर्न टाइम में फुलफिल नहीं कर सकती। ओवर इंफेसिस ऑन मोरालिटी। ठीक है, तो मोरालिटी पे ज्यादा इंफेसिस था, बिकॉज गांधी जी का हमेशा से कहना था कि अगर स्टेटलेस सोसाइटी बन सकती है जहां पर कोई कोरिजन ना हो, जहां पर कोई फोर्स ना हो, तो मच बेटर है। ठीक है, देन निग्लेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इन्होंने क्या कहा था गांधी जी ने कि सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए, मतलब सेल्फ प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, स्वराज का मतलब सेल्फ लेवल प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक स्वराज जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही बताया था कि गांधी जी ने बोला कि भाई आप अपनी प्रोडक्शन खुद करो और इकोनॉमी को खुद रेगुलेट करो विद इन द कंट्री। ठीक है, तो इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने निग्लेक्ट करा। देन
एम्बिगुअस ऑन पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी उसका उन्होंने बोला कि जो स्टेट का रोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और लिमिटेड रोल होने की वजह से वीक इन्फोर्समेंट ऑफ राइट हो सकता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बात करता है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। तो अगर स्टेट का जो फंक्शन होगा वो लिमिटेड होगा, स्टेट का रोल जो होगा वो लिमिटेड होगा, तो उससे क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वीकली इन्फोर्सेबल होंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये कंक्लूजन आ जाता है हमारा इस टॉपिक का, यहां पर ये कंक्लूजन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर्स नेशनलिज्म, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं, अबाउट द डिस्कशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस टॉपिक का अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें तो बेसिकली बात किसकी हो रही है, बात हो रही है नेशनलिज्म की, ठीक है। तो यहां पर भी सेम चीजें हैं कि पहले तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखें तो अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है, दैट इज ही वाज द पोएट, फिलोसोफर, एजुकेशनलिस्ट एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबल लिटरेट इन लिटरेचर, ठीक है। तो बेसिकली ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, मतलब ही वाज द पर्सन बिलोंगिंग टू इंडिया, तो देयरफॉर ही वाज फर्स्ट नॉन यूरोपियन। एंड देयर आफ्टर अगर हम उनके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें, दो ही वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन Renaissance and admired by nationalist, he was sharp critic of political nationalism, ठीक है। तो जहां पर पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बात हुई है, जो हमारे डिस्कशन से हमने कंक्लूजन निकाला है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिज्म एंड वन ऑफ देम इज पॉलिटिकल नेशनलिज्म, ठीक है। तो जहां पर इसकी बात हुई है तो ही वाज शार्प क्रिटिक, मतलब ही वाज द पर्सन हु इज अपोजिंग पॉलिटिकल नेशनलिज्म, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म वाली टर्म है उसको रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते थे, अपोज करते थे, ठीक है। ही प्रमोटेड यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म एंड कल्चरल फ्रीडम, ठीक है। तो बेसिकली इनका ये कहना था कि कल्चरल फ्रीडम होनी चाहिए, और जो ह्यूमनिज्म है, बेसिकली जो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म है, मतलब कि सारे लोगों के बीच में क्या इंसानियत, ठीक है, तो उसको प्रमोट करते थे। देन उसके बाद कोर आइडियाज अगर देखें तो क्या है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म, हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। तो इसमें बेसिकली आप देखोगे तो टैगोर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नेशनलिज्म, स्पेशली वेस्टर्न बेस्ड, ठीक है, बिकॉज पॉलिटिकल नेशनलिज्म क्या था, वेस्टर्न बेस्ड कल्चर था, ठीक है। मॉडल ऑफ नेशनलिज्म विच ही व्यूड एज फर्स्ट एग्रेसिव एंड मटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो बेसिकली जो वेस्टर्न बेस्ड नेशनलिज्म है या जो वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड नेशनलिज्म है वो क्या है, वो एग्रेसिव है, मतलब एग्रेसिव इन नेचर, जहां पर टॉलरेंस जीरो है और जहां पे नॉन वायलेंस नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद बेस्ड ऑन ग्रीड, मिलिटेरिज्म एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नेशनलिज्म है जो वेस्टर्न से इंस्पायर्ड है वो किस पे बेस्ड है, लालच पे एस्टैब्लिश्ड है, वो मिलिट्री पावर्स मतलब फोर्स कोर्जन पे एस्टैब्लिश्ड है, एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑन अदर नेशंस पे एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। देन डीह्यूमनाइजिंग एज इट रिड्यूसेस इंडिविजुअल्स टू टूल्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है या कहूं तो पॉलिटिकल नेशनलिज्म, वो क्या करता है, वो इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है या इस तरीके से डिफाइन करता है किसको, ह्यूमनिज्म को, कि वो डीह्यूमनाइज कर देता है, मतलब जो ह्यूमन है, मतलब जो इंडिविजुअल है, जो मेन एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए, वो क्या बन जाते हैं, वो टूल्स ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, मतलब स्टेट के हाथों की कठपुतली, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो एग्जांपल ऑफ नेशंस ही क्रिटिसाइज्ड, तो किस किस को क्रिटिसाइज करा, सबसे पहले ब्रिटेन को, ठीक है। तो टैगोर का व्यू क्या था, एक्सप्लॉइटिव एंड इंपीरियलिस्टिक। तो जो ब्रिटेन कल्चर था उसमें जो नेशनलिज्म था वो टैगोर के हिसाब से क्या था, वो एक्सप्लॉइटिव इन नेचर था। देन जापान आता है और उसमें क्या है, अ वार्निंग एग्जांपल ऑफ हाउ नेशनलिज्म कैन करप्ट अ स्पिरिचुअल कल्चर, ठीक है। तो किस तरीके से स्पिरिचुअल कल्चर जो है वो किसी देश के अगर स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा कल्चर बिलोंग करता है तो किस तरीके से नेशनलिज्म की चीज उस स्पिरिचुअल कल्चर को खत्म कर सकती है। एंड देन जर्मनी को कैसे करा, एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म गॉन रॉन्ग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। देन इंडिया एज अ नेशन शुड नॉट इमिटेट दीज मॉडल्स, ठीक है। तो इंडिया को इस तरीके से नेशनलिज्म को डेवलप नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन टैगोर्स ऑल्टरनेटिव, क्या है ऑल्टरनेटिव, इंटरनेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो जहां पर एम्फेसाइज टैगोर जो है उन्होंने एम्फेसाइज किसको करा, वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। जहां पर जो टूरिस्ट हैं, जो लोग हैं, सब हम लोगों के कुटुंब का हिस्सा है, मतलब परिवार का हिस्सा है, ठीक है। देन ही बिलीव्ड इन यूनिटी ऑफ मैनकाइंड दैट ट्रांसेंड्स ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। तो बेसिकली यूनिटी ऑफ मैनकाइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। Thereafter oppose the idea of violent struggles फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंस के लिए वॉयलेंस स्ट्रगल्स हो रहे थे उसको इन्होंने अपोज करा, ठीक है। देन उसके बाद सपोर्टेड कल्चरल फ्रीडम, तो कल्चर की फ्रीडम होनी चाहिए। देन मॉरल डेवलपमेंट, मोरालिटी को डेवलप करो, ना कर कि किसी पर्सन के कंडक्ट को कोर्जन से आप इंटरफेयर करो, ठीक है। देन इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग, ठीक है। तो बेसिकली
जो कंट्री के अंदर का सिविलाइजेशन है और जो दूसरी कंट्री के बेस का जो इंटरलिंकिंग है उसको अच्छी करो, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो आता है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो उन्होंने पॉलिटिकल नेशनलिज्म को अपोज करा एंड सपोर्ट अ काइंड ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म रूटेड इन पहला इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है। तो जो इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज है, कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि है, जो जो स्पिरिचुअलिटी इंडिया में बसती है, जो काइंड ऑफ वैदिक कल्चर है, उसको इन्होंने क्या करा, उसको इन्होंने सपोर्ट करा, अपहेल्ड करा, ठीक है। देन आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड एजुकेशन दैट वाज रूटेड इन द कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के कल्चर में जिस तरीके से है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को इन्होंने सपोर्ट करा। देन प्राइड इन सिविलाइजेशनल वैल्यूज नॉट पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो जो सिविलाइजेशन की वैल्यूज है कि हम किसी कल्चर को फॉलो करते हैं और उस कल्चर के थ्रू हम किस तरीके से सिविलाइज्ड वे से रह सकते हैं, उसको इन्होंने प्रमोट करा, ठीक है। देन उसके बाद टैगोर वर्सेस गांधी, अगर हम कंपैरिजन टेबल ड्रॉप करें तो ये हम दोनों ही कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो ये आपको एक बार रीड कर लेनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे अगर आप मेंशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर एज मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि दोनों कंसेप्ट हमने इंडिविजुअली स्टडी कर लिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ठीक है। देन एस्पेक्ट्स का व्यू ऑफ स्टेट का, देन मॉडर्निटी एंड देयर आफ्टर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद पैट्रियोटिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज जो है कंपैरेटिव टेबल है बिटवीन गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। देयर आफ्टर टैगोर्स राइटिंग ऑन नेशनलिज्म, ठीक है। तो अगेन ये आपका एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट है, ठीक है। तो इसको अगर आप स्टडी करते हो तो वेरी इनफ है, अगर नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, बट ये है कि आपका एक जेनरिक से एक बेस्ट आंसर बन सकता है अगर आप इसको इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो नेशनलिज्म के बारे में इन्होंने लिखा, ठीक है। देन उसके बाद घर बाहर, ठीक है, तो होम एंड द वर्ल्ड उसको लिखा। एंड देन उसके बाद आता है क्राइसिस इन सिविलाइजेशन एंड देन लेटर्स टू गांधी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है क्या, टैगोर्स विजन फॉर इंडिया, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको आंसर में लिखना ही लिखना है, ठीक है। दैट इज टैगोर्स विजन ऑफ इंडिया क्या है। सबसे पहले टैगोर की क्या चाहत थी, पहली चाहती थी इंडिया क्या हो, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। मतलब क्या है कि वो किसी की कॉलोनी ना रहे, पर ऑल्सो बट नॉट अ कॉपी ऑफ यूरोप नेशन स्टेट्स, ठीक है। तो जो यूरोप के स्टेट्स थे जिसके बेसिस पे यूके काम कर रहा था, उस पे बेस्ड ना हो, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, अ सिविलाइजेशन ऑफ ओपननेस, क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो इंडिया को किस तरीके का बनना चाहिए, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, किस चीज के लिए, ओपननेस के लिए, मतलब वहां पर सारी चीजें ओपन हो एंड क्रिएटिव हो, प्लस जो स्पिरिचुअलिटी है इंडिया के कल्चर में जो रूटेड है वो बची रहे। देयर आफ्टर एजुकेशन टू बी द मीडियम फॉर नेशनल अवेकनिंग, ठीक है। तो जो नेशनल अवेकनिंग का मतलब क्या है, लोगों के जगने का माध्यम क्या हो, एजुकेशन, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट, कम्युनल हेट्रेड एंड ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। तो जो भी कल्चरल डिफरेंस है, जो कम्युनल डिफरेंस है, जो कास्ट बेसिस पे डिफरेंस है, मतलब जो सोसाइटल के डिफरेंसेस हैं, वो चीज से इंडिया की सोसाइटी क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद समरी टेबल आ जाओ, टैगोर्स नेशनलिज्म की समरी टेबल क्या है, ये एक बार देख लोगे आप लोग। ये आइडियल सोसाइटी, रोल ऑफ एजुकेशन, मीन्स ऑफ फ्रीडम, आइडियल इंडिया, देयर आफ्टर क्रिटिक्स, देन इंस्पिरेशंस, ये एक बार आप गो थ्रू कर लोगे बिफोर द एग्जाम्स और आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म एंड लेगेसी। तो इसमें अगर क्रिटिसिज्म को देखें तो क्या है, सम नेशनलिस्ट्स फेल्ट टैगोर्स व्यू वर इलाइटिस्ट, एम्पिरिकल एंड डिटैच्ड फ्रॉम पॉलिटिकल रियलिटीज, ठीक है। तो पॉलिटिकल रियलिटीज से दूर है, ठीक है, प्लस क्या है, वो इम्प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उन व्यूज को पूरा कर पाना। देन हिज एम्फेसिस ऑन कल्चर ओवर पॉलिटिक्स वाज सीन एज पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, कल्चरल बेसिस पे नेशनलिज्म होना चाहिए। मतलब जो इंडिया की सोसाइटी है उसको कल्चर को, उसके स्पिरिचुअलिटी को, उसको रिजर्व करके रखना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि ये बेसिकली क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, ठीक है। देन उसके बाद लेगेसी को अगर देखें क्या है, ग्लोबली एडमायर्ड फॉर प्रमोटिंग कॉस्मोपॉलिटनिज्म, पीस एंड कल्चरल डायलॉग, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो नेशनलिस्ट थ्योरी है वो कल्चरल पे बेस्ड है, तो इसलिए कल्चरल एस्पेक्ट को इन्होंने जो है अच्छे से रिकॉग्नाइज करा। देन इंस्टीट्यूशंस लाइक विश्व भारती यूनिवर्सिटी एम्बॉडी हिज वैल्यू, ठीक है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो इस चीज को बहुत एम्बॉडी करती है, मतलब बहुत एम्फसाइज करती है। देन हिज आइडिया इंस्पायर्ड थिंकर्स लाइक अमर्त्य सेन एंड जवाहरलाल नेहरू टू एन एक्सटेंट, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद आओ तो आता है आपका क्या, कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर्स नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये एक बार देख लोगे वीडियो पॉज करके। देन आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेहरूवियन सोशलिज्म, ठीक है। तो नेहरूवियन सोशलिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही लिखना है जो हमने अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो इन द यूनिट 3, ठीक है।
तो वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है, अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन उसके बाद इट वाज सिंथेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, स्टेट लेड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो इनका सोशलिज्म का जो फंडा है वो क्या है, वो चीज डिपेंड करती है किस पे, पहला इकोनॉमिक प्लानिंग, स्टेट लेड इकोनॉमिक प्लानिंग पे, ठीक है, मतलब प्राइवेट वाली पे नहीं, जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग है वो, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है क्या, इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड अगर देखें इसका क्या है, तो फैबियन सोशलिज्म दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूके, ठीक है। तो इसका क्या है, एम्फेसिस ऑन ग्रेजुअलिज्म, स्टेट इंटरवेंशन एंड रिफॉर्म ओवर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस और नेहरू का मतलब क्या हुआ, इस टेबल की जो हेडिंग है वो ये कहती है कि जो नेहरू की जो सोशलिस्ट फिलॉसफी थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी, सबसे पहले फैबियन सोशलिज्म पे, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज एम्फेसिस ऑन ग्रेजुअलिज्म, मतलब धीरे धीरे जो है वो बढ़त होनी चाहिए, स्टेट इंटरवेंशन ओवर द प्राइवेट बॉडीज एंड देन रिफॉर्म ओवर रेवोल्यूशन, तो रिफॉर्म होना चाहिए ना कि रेवोल्यूशन बाय द पब्लिक, ठीक है। देन आगे चलते हैं, देन आपका आता है मार्क्सिज्म, ठीक है। तो मार्क्सिज्म को देख लेते हैं। तो मार्क्सिज्म वाज द सोर्स एंड उससे इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक जस्टिस दो नॉट रेवोल्यूशनरी कम्युनिज्म, मतलब जो मार्क्सिज्म से क्या है वो क्लास स्ट्रगल का इन्फ्लुएंस दिया एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक जस्टिस, तो मार्क्सिज्म के थ्रू इन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस पे फोकस किया। देन उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जो इंडिया में मूवमेंट चल रही थी उसके क्या इन्फ्लुएंस हुआ, नेशनलिस्ट कमिटमेंट टुवर्ड्स पॉवर्टी इरेडिकेशन, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो जो पॉवर्टी को हटाने का, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मतलब खुद आत्मनिर्भर होने का, एंड जो सोशल जस्टिस है उसको प्रमोट करने का इनको इन्फ्लुएंस मिला। देन गांधीयन थॉट को अगर देखें, व्हाइल नेहरू रिस्पेक्टेड गांधी, ही लर्नड मोर टुवर्ड साइंटिफिक टेंपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है। तो बेसिकली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमने डिस्कस भी किया था आफ्टर ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज पे वर्कआउट किया, दैट इज साइंटिफिक टेंपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, फीचर्स क्या है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पर क्या हो, जनता की सरकार, ठीक है। तो नेहरू रिजेक्टेड वायलेंट रेवोल्यूशन और टोटलिटेरियन कम्युनिज्म, ठीक है। तो वायलेंट रेवोल्यूशन को इन्होंने रिजेक्ट करा, बल्कि क्या कहा, ही बिलीव्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहां पर पार्लियामेंट डिसाइड करेगा अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहां पर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों ही बॉडीज वर्क करेंगी फॉर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और जो पब्लिक होगी वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी ओवर द प्राइवेट, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉट एबॉलिश्ड बट रेगुलेटेड, ठीक है, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। देन उसके बाद फोकस वाज ऑन सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ठीक है। तो इस पे फोकस था। देन उसके बाद आगे चलें तो आता है प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो 5 ईयर प्लान ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये एक बार देख लोगे फिर से आप लोग रिवीजन के लिए। तो सोवियत स्टाइल 5 ईयर प्लान इन्होंने 1951 से शुरू करा, फोकस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ तो प्लान्स क्या थे, 5 ईयर हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन थर्ड वाले में क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड डिफेंस, ठीक है। देन उसके बाद आओ तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, ठीक है, जहां पर पब्लिक क्या करेगी, डोमिनेट करेगी ओवर द प्राइवेट, ठीक है। तो इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट प्योर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, हम समझ चुके हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो दोनों का एग्जिस्टेंस होगा, और जो स्टेट है वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी किसको, प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से कंट्रोल करती है, बाय लाइसेंस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉ लगा के, ठीक है। देन आगे चलते हैं, और रिसोर्स एलोकेशन को मेंटेन करके। देन सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट को अगर देखा जाए तो क्या है, नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट, तो जिसमें नेहरू क्या करना चाहते थे, व्यूड सोशलिज्म एज मॉरल एंड इकोनॉमिक इंपेरेटिव टू रिमूव, किस चीज को रिमूव करना चाहते थे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 3 फंडे आप याद रखोगे कि अकॉर्डिंग टू द नेहरू सोशियोलॉजिकल फिलॉसफी, ही वांट टू रिमूव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या क्या करे, पहला लैंड रिफॉर्म करा, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जो कि यूपी में बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। एंड देन एजुकेशन, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट को इन्होंने क्या करा, एफर्ट करा ताकि ये बेटर हो सके। देन फोकस ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, तो आईआईटीज, एम्स वगैरह इन्होंने उस पे फोकस करा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद आता है नॉन अलाइनमेंट एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, तो ये हमें पता ही है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी, मतलब जब कोल्ड वॉर हुआ था
तब नेहरू ने इंडिया को किसी भी एक फेवर में नहीं रखा, मतलब जो पार्टीज के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें से किसी का भी फेवर इंडिया ने नहीं किया था। देन उसके बाद इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फ्रॉम कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक थे उससे इंडिया की इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट रखा। देन नेहरूवियन इंस्टीट्यूशंस को अगर देखें तो क्या है, सबसे पहला प्लानिंग कमीशन, ठीक है, तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बनाई गई थी। देन आगे चलते हैं, आईआईटी एंड आईआईएम ये भी इन्होंने डेवलप करे। देन पीएसयूज डेवलप करे। देयर आफ्टर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। एंड देन एम्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने डेवलप करी थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ यूनिट नंबर 3। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी रिफ्लेक्शंस को अगर देखें तो क्या है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट को अगर ध्यान दिया जाए तो 1976 में ऐड हुआ वर्ड सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट का वर्ड का एडिशन इन प्रियम्बल अंडर इंदिरा गांधी बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नेहरूज आइडियोलॉजी, ठीक है, तो बेसिकली जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया, ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट आया था ये इंदिरा गांधी के पीरियड में आया था, ठीक है, पर ये आया का इसका आने का फाउंडेशन क्या था, वो था नेहरू की आइडियोलॉजी, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन डीपीएसपी जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी किसके थ्रू आया था, नेहरूवियन सोशलिज्म के अंदर आया था। तो पहला राइट टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, ठीक है, तो जो स्टेट का क्या है डायरेक्टिव्स है, मतलब स्टेट का जो गोल है वो भी जो आइडियोलॉजी आई थी, जो फाउंडेशन आई थी वो कहां से आई थी, नेहरूवियन सोशलिज्म से, ठीक है। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, लाइसेंस परमिट राज, मतलब जो प्राइवेट बॉडीज हैं उनको इस तरीके से रेगुलेट कर दिया कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट वो एक काम नहीं कर सकते जब तक उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद ब्यूरोक्रेटाइजेशन, दैट इज इनसफिशिएंट स्टेट मशीनरी, ठीक है, तो जो इनसफिशिएंट स्टेट मशीनरी थी उसको इन्होंने रेगुलेट करा। देन आगे चलते हैं। देन निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया कैसे, बाय फोकसिंग ऑन हेवी इंडस्ट्रीज एंड लेस रूरल इकोनॉमी, तो गांव में फोकस नहीं करा बल्कि शहरों पर हैवी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इन्होंने फोकस करा। देन इनएफिशिएंसी इन पीएसयूज, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उसमें इनएफिशिएंट वर्किंग थी बिकॉज लॉस मेकिंग एंटरप्राइज थी वो पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। देन अनरियलिस्टिक प्लानिंग गोल्स, ठीक है, गैप बिटवीन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, तो जो प्लानिंग हुई और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीजर इन्वॉल्व था, जो भी स्टेप्स लेने चाहिए थे उसके बीच में गैप था, जिसकी वजह से ये अनरियलिस्टिक प्लानिंग गोल्स हो गए, ठीक है। देन उसके बाद करप्शन, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इंडिया को डेवलप करने से जो रोकता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आता है लिगेसी एंड रेलेवेंस टुडे, तो आज के डेट में क्या उसकी रेलेवेंस है अबाउट नेहरूवियन सोशलिज्म की, ठीक है। तो पॉजिटिव्स अगर देखें क्या है, क्रिएटेड फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने फाउंडेशन लेट डाउन किया। देन प्रमोटेड सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, तो सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी और पार्लियामेंट्री की डेमोक्रेसी को इन्होंने क्या करा, प्रमोट करा, किसने, नेहरूवियन सोशलिज्म ने। देन इन्वेस्टेड इन इंस्टीट्यूशंस दैट आर स्टिल सर्विंग इंडिया, दैट इज आईआईटी, एम्स एंड पीएसयूज, ठीक है। देन उसके बाद नेगेटिव्स अगर देखें तो क्या है, लो जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो है। देन led to bloated bureaucracy and inefficiency and then delayed liberalization and global integration, ठीक है, तो बेसिकली ये इसके नेगेटिव्स है, ये आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या कहूं तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारी नेहरूवियन सोशलिज्म वर्सेस अदर मॉडल्स। तो नेहरू और बाकी लोगों के मॉडल्स में क्या डिफरेंस रहा है, तो सबसे पहले समझते हैं। इसमें मॉडल में ओनरशिप का अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो नेहरू ने क्या कहा, मिक्स्ड, जहां पर स्टेट और प्राइवेट दोनों रहेंगी, और मार्क्सिस्ट ने क्या कहा, स्टेट ओनली, और कैपिटलिज्म ने क्या कहा, ओनली प्राइवेट। देन इकोनॉमी की अगर बात करें तो प्लांट प्लस मार्केट, और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट ने क्या कहा, कमांड, एंड कैपिटलिस्ट ने क्या कहा, ओनली मार्केट। देन डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यस, नेहरू के केस में यस था, एंड मार्क्सिस्ट के केस में नो था, एंड कैपिटलिस्ट के केस में यस था। देन लिबर्टी की अगर बात करें तो मेंटेन्ड है लिबर्टी, मतलब जो इंडिविजुअल की आजादी है वो मेंटेन है। देन जो मार्क्सिस्ट की है वो सप्रेस्ड है मार्क्सिस्ट के केस में, एंड जो कैपिटलिस्ट है उनके केस में मेंटेन्ड है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब आता है क्या, क्लास एबोलिशन। तो क्लास एबोलिशन क्या था, ग्रेजुअल था, और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट में इमीडिएट, और कैपिटलिस्ट में नो कंसर्न। देन एग्जांपल अगर देखें तो इंडिया, यूएसएसआर, चाइना, ये किसका है, मार्क्सिस्ट का है, और कैपिटलिस्ट का क्या है, यूएस, यूके, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट कोट्स अगर देखें तो ये एक बार आप देख लोगे, अगेन ये एक्स्ट्रा है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहो तो लिख देना, ठीक है। देन आगे चलते हैं। देन आता है आपका कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, तो इसी के साथ हमारे टॉपिक ओवर हो जाता है। आप इस कंक्लूजन को एक बार देख लोगे, ठीक है, तो इस कंक्लूजन के बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बी आर अम्बेडकर
ऑन सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो हमने बेसिकली नेहरू के बारे में, बेसिकली कहूं तो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में भी, जो इनकी आइडियोलॉजीज थी, इवन गांधी के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखें अगर क्या है, तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप इंट्रोडक्टरी पार्ट मेंटेन करोगे। जनरली सबको पता है कि वॉज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल रिफॉर्मर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने जो मेन स्ट्रगल किया लाइफ लॉन्ग, वो किस चीज पे किया? अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, इन सबको रिमूव करने पे इनका मेन स्ट्रगल रहा पूरी लाइफ, ठीक है। देन उसके बाद ही इन्विजन्ड अ जस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड सॉ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एज मींस टू अचीव इट, ठीक है। तो इन्होंने, इनका यह कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू हम क्या मेंटेन कर सकते हैं या क्या अचीव कर सकते हैं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। देन उसके बाद अम्बेडकर कॉन्सेप्ट अगर देखें क्या है सोशल जस्टिस का, तो पहली चीज तो डेफिनेशन देखते हैं। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? बेसिकली इक्वल एक्सेस ऑफ जस्टिस इन ईच लेवल ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मेंट अ सिस्टम वेयर ऑल सिटीजंस हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, राइट्स एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन। तो सिंपल सी बात है, सीधे शब्दों में कह दूं तो कि भाई अगर सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो जॉब की हो चाहे वो पॉलिसी की हो, सबको जस्टिस इक्वल मिले, तो क्या है? वो सोशल जस्टिस है, ठीक है। देन कोर एलिमेंट्स अगर देखें तो अबॉलिशन ऑफ क्या है? कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को खत्म कर दो, मतलब कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इन द सोसाइटी, जो कि बहुत पुराना है इंडिया में, उसको खत्म कर देना चाहिए। देन इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो लॉ के लिए हर कोई, हर व्यक्ति क्या हो? इक्वल हो, ना ही वो पक्षपात करे, ना ही किसी को देखे, ठीक है। तो लॉ की नजर में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, मतलब जो आर्बिट्रेरी डिसीजंस होते हैं वो लॉ नहीं ले सकता, ठीक है। देन आगे चलते हैं। इसके लिए आप मेंशन कर सकते हो क्या? आर्टिकल नंबर 14 फॉर पासिंग रेफरेंस इन योर एग्जाम। देन प्रोटेक्शन ऑफ द ऑपरेस्ड, तो जो दब रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करो बाय द लॉ, ठीक है। तो उस चीज को आप मेंशन कर सकते हो आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16 के थ्रू, जो कि स्पेशल प्रोविजंस भी अलाउ करते हैं फॉर बैकवर्ड कास्ट एंड फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है? जेंडर इक्वालिटी, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? जेंडर, ठीक है। तो वो चीज आप मेंशन कर सकते हो अगेन आर्टिकल नंबर 15 एंड 16, ठीक है। देन उसके बाद फेमस कोट है, एक बार देख लोगे अगर आपको देखना हो तो, अदरवाइज कोई मजबूरी नहीं है। देन आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाओ तो क्या है? अंबेडकर्स कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनका डेमोक्रेसी का क्या कंसेप्ट था? इट वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट सोशल डेमोक्रेसी। तो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि क्या है? सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अंबेडकर एम्फसाइज दैट डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ वे ऑफ लाइफ, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ ऑल, ठीक है। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है जो सरकार से रिलेटेड हो, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जो किस पे बेस्ड हो? ऑन इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन जीरो हो जाए, दैट इज द डेमोक्रेसी, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है? 3 पिलर्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहला लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यही हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन अबाउट बी आर अम्बेडकर, ठीक है। देन आगे चलते हैं। दीज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर मस्ट को एग्जिस्ट, तो एक साथ इनका एग्जिस्ट करना जरूरी है। किसका? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो अगर एक भी मिसिंग हो गई, डेमोक्रेसी बिकम्स हॉलो, तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी? खोखली हो जाएगी, ठीक है। देन इसमें देखें डेमोक्रेसी एंड कास्ट, तो अंबेडकर सॉ कास्ट एज एंटी डेमोक्रेटिक। तो इन्होंने क्या बोला? कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में चलता है इंडिया की, वो क्या है? एंटी डेमोक्रेटिक है, ठीक है। देन ट्रू डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोशल रिफॉर्म, तो सोशल रिफॉर्म के बिना जो एग्जैक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है, जो ट्रू सच्ची डेमोक्रेसी है, वो नहीं मिल सकती, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अगर देखें तो डेमोक्रेसी मस्ट बी अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, नॉट जस्ट मेजोरिटेरियन रूल, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको अपहेल्ड करना है, बजाय की जो मेजोरिटी है उसको, ठीक है। तो कल को मान लो ऐसा होने लगे कि मेजोरिटी कुछ ऐसा कहने लगे जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करना है। देन ही वार्नड अगेंस्ट हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स व्हिच कैन लीड टू डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो किसी हीरो को वर्शिप नहीं करना, बल्कि क्या करना है? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहेल्ड रखना है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। रोल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी थ्रू लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखें
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रीब्यूशन तो अनगिनत हैं, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हमें कहां से मिले, कॉन्स्टिट्यूशन से मिले, जो कि क्या है, गारंटी सिविल लिबर्टीज, इक्वालिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एटसेट्रा। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्ड एट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी डिस्कशन हो चुका है। रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी, आर्टिकल नंबर 15 एंड 16, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी किसमें है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 17 स्पेसिफिकली इसकी बात करता है। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोविजन फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले तो आता है अंबेडकर क्रिटिक ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर। क्या है, ही बिलीव्ड हिंदुइज्म हैड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी थ्रू कास्ट। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि जो हिंदू कल्चर है, मतलब जो हिंदुइज्म है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को खत्म कर दिया और क्या करा, इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बना दिया कि जहां पर कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, तो इन्होंने क्या करा, कन्वर्जन करा। इन 1956 में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया अलॉन्ग विद लाख ऑफ फॉलोअर्स, तो इनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी क्या करा, कन्वर्ट कर लिया टू बुद्धिज्म एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कास्ट टू एम्ब्रेस एन एगलिटेरियन रिलीजन। ठीक है, तो इन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द कास्ट कल्चर ऑफ द हिंदुइज्म। ठीक है, देन आगे चलते हैं, देन आ जाओ इकोनॉमिक जस्टिस एंड डेमोक्रेसी पे। तो ही एडवांस्ड स्टेट सोशलिज्म फॉर इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेट है उसको इस तरीके से सोशलाइज करना चाहिए कि जो वेल्थ ऑफ द स्टेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, सपोर्टेड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को किस तरीके से काम करना चाहिए अंडर द स्टेट गवर्नेंस, और लैंड रिफॉर्म्स को इन्होंने सपोर्ट करा। देन तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज एसेंशियल फॉर रियल डेमोक्रेसी, तो रियल डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट कराने के लिए इकोनॉमिकली डेमोक्रेटिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो आते ही समरी टेबल अबाउट द अंबेडकर्स व्यू एंड अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट, तो सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग ये इनका एस्पेक्ट था, एक बार देख लोगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं, देन अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं सारी की सारी, कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट सिस्टम, देन वुमेन्स राइट, एंड देन रिलीजन, एंड देन इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, उसके बाद फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर जी का जो पूरा कंसेप्ट था अबाउट द डेमोक्रेसी एंड अबाउट द सोशल जस्टिस, वो हमने समझ लिया है। इसी के साथ हमारी जो यूनिट नंबर 4 है ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ऑफ थर्ड सेमेस्टर, वो खत्म हो चुकी है और हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो ये लास्ट एग्जाम से पहले देख रहे हो, तो आपका एग्जाम्स भी खत्म होने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट वीडियोस के साथ और आपका सिलेबस कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।